बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातब है। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात फराम आपको कर दें। हमारे तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पे टाइप कीजिए या गूगल कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com, सर्च बॉक्स या कॉल ID बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानश्वर, पॉलिटिशियंस, गुलूकार, एक्टर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में उनको दावत दें और उनकी गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाइए और हम भी फ़ायदा उठाते हैं। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान हिस्टोरियन हैं। बहुत बार हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, बड़ी अहम मालूमात फराम करते हैं, हिस्ट्री है और चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पे जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। आरिफ भाई, बड़ी एक अहम वीडियो हाथ आई है, तो उसको हम ऐसा ये नहीं करें कि पहले प्ले कर लें और उसके बाद हम ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी अहम है, उस पर गुफ्तगू करना। आज कल की जो सिचुएशन है करंट, उस पर तो मेरे ख्याल में शायद ये बनी उसी लिए थी। चेहरे तब्दील हो गए और एक नया सिनेरी पैदा। जो आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हर 20 साल के बाद स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तो वो वाकई अब शायद जो लोग हैं ना मैं कहता ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि शऊर जो उनको होता है उनको इशारे मिलते हैं, इशारे दिए जाते हैं, हाँ और जो हाँ समझ जाना है समझ जाता है, नहीं समझता सारी जिंदगी लग जाती है समझने में। और आज तक समझने और सीखने की तो कोई हाँ। लिमिट ही नहीं। हर रोज एक आदमी कोई ना कुछ सीख रहा होता है। तो आरिफ भाई, इसमें एक आपकी इसमें इजाजत। इसमें इसमें एक जी थोड़ी जी सी करेक्शन कर दूं। जी जी हर 20-25 साल के बाद लिखा नहीं जाता। जी वो जी। पिछला जो स्क्रिप्ट होता है वो रिपीट हो रहा होता है, यानी अच्छा, हिस्ट्री रिपीट हो रही थी। वो वही सेम चीज है ता- ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तारीख अपने आप को दोहरा रही थी। तारीख दोहरारी होती है अपने आप को ना। तो जी ये यकीनन आज के जो प्रोग्राम के अंदर हम नाज़रीन आपकी खिदमत में जो एक खूबसूरत सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहे हैं, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और ये कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो उसके लिए चाइना जाना पड़े। सो चाइना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही आजकल। स्टीव जॉब भाई का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने पूरी दुनिया को हमारे हाथ पे लाके बिठा दिया कि लो, देखो और जो देखना चाहते हो हासिल कर सकते हो, इल्म हासिल करो किसी भी तरीके से। आज बड़ी अहम वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं नाजरीन। नाजिर भाई, आपकी इजाज़त है तो दिखाएं हम वीडियो अपने नाजरीन जी को, जी, फिर इस पे प्लीज बड़ी अहम प्लीज गुफ्तगू करेंगे जी। और उस अहम प्लीज। गुफ्तगू करने से पहले मैं नाजरीन आपको एक अहम बात आज की बता दूं कि आज जो हम आपसे बताएंगे बड़ी अहम बात, जिस पर मैंने हमेशा से कही है एक बात आप लोगों को, कि गुज़िश्ता 18 साल से हम उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उर्दू पे बात कर रहे हैं। और उर्दू के फ़रोग के लिए आपकी खिदमत में मैंने बहुत सारे शोरा कराम को भी अपने प्रोग्राम में दावत दी। और उर्दू के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमें जो अमेरिका में काम कर रही हैं, उनके कर रहे हैं प्रोग्राम, मुशायरे मुनक्किद करते हैं, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया। शिकागो के जनाब अतर सिद्दीकी साहब हैं, मसरूर कुरैशी साहब हैं, वकील जमाली साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मुशायरे मुनक्किद करते हैं, जिसमें आबिद रशीद साहब भी हैं, अमीन हैदर साहब भी हैं, और महबूब साहब भी। मैं कितने नाम लूँ, यहाँ पर उर्दू की बड़ी खिदमत हो रही है। और उर्दू आज जो 25 जनवरी, जो बड़ा अहम दिन है उर्दू के हवाले से, 1948 को आज ही के दिन उर्दू कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया था उर्दू को, आज ही के दिन। लेकिन फिर बाद में सूबाई इख्तलाफात लोगों में पैदा कर दिए गए और बड़े मसले मसाइल पैदा कर दिए गए। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि उर्दू आज पाकिस्तान की सरकारी ज़बान है, लेकिन हमारी आज भी अदालतों के जो फैसले हैं वो इंग्लिश में तहरीर किए जाते हैं, जो एक अफसोस की बात है। कि ये तासुब, इसे मैं कहूँगा, ये बुग़्ज़ उर्दू कहूँगा, कि लोग जो हैं, अगर मैं एक और बात बता दूँ, कसम से, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, जो मैं देखता हूँ और लोगों से मिलता हूँ मुख्तलिफ कौमियतों के, अगर ये उर्दू नहीं होती ना, तो सब हाथों की जबान जो होती है ना, इशारों से, गूंगे बहरों वाली जो जबान होती है, उससे बात कर रहे होते। तो शुक्रिया उर्दू कि आज, और मौलवी अब्दुल हक साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने उर्दू के लिए बहुत काम किया। और आज उर्दू जो है पाकिस्तान की सरकारी ज़बान है, जिसे बहुत सारी लोग नफ़रत की नज़र से देखते हैं, कि वो समझते हैं कि ये सिर्फ कराची वालों के लिए है और कराची वालों के लिए ज़बरदस्ती से अवानों में नाफिज किया गया था। नहीं, ये
हमारे कायद जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने उर्दू के मुतालिक कह दिया था कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है, ढाका की यूनिवर्सिटी में। उसके पीछे की बैकग्राउंड आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान में हैं, वो बता चुके हैं कि उसकी क्या वजह थे कि पाकिस्तान रिपब्लिक कंट्री नहीं बन सकता था। तो नाजरीन, ये थी उर्दू का थोड़ा सा बैकग्राउंड। उर्दू को बहुत सारे कहते हैं ना कि हम एक रोज़ उर्दू को मिटा देंगे, ये एक ज़रा बस का शेर है, हम एक दिन उर्दू को मिटा देंगे, ये बात भी उसने उर्दू में कही। तो हर जगह ज़रूरत उर्दू की ही पड़ रही है कि हमें मिटा भी रहा है तो वो भी हमारी ज़बान में कह के मिटा रहा है। तो वो कहते हैं ना, तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं जो हर बात में कहते हैं कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बात इसी तरह ही है। तो बहरहाल आपको एक खूबसूरत सी वीडियो दिखाते हैं। आरिफ सिद्दीकी साहब, आपके लिए भी है ये वीडियो, और देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है नाजरीन। What is the official attitude now, General, to the Awami League? The official attitude is this, that Awami League as a party has been banned. That does not mean that every Awami Leaguer was anti-Pakistan, because our first premise is that the Awami League fought the elections within the legal framework order, within the bounds of legal framework order. That is to say, they were acceptable to us or to Pakistan. They accepted Pakistan as the basis of fighting the elections. So the Awami League MNAs remain MNAs, but they don't remain Awami League MNAs. They become independent MNAs. And I think on the 28th, when the President speaks to the nation, you will hear definitely about this. बहुत खूब। आवाज नहीं आ रही, तस्वीर है आपकी? सॉरी, माजरत। आरिफ भाई, ये वीडियो देख ली आपने? क्या कह रहे हैं? ये तो 1970 की बात है और आज जो चल रहा है 2024, तो एक बहुत बड़ा अरसा गुजर गया इसके अंदर, और ये बात तो बिल्कुल सच होती जा रही है। जो बातें आप करते हैं हमसे, हमारे प्रोग्राम में लोगों को बताते हैं, क्या तो बात है, क्या और अगर हमारी आवाम कहेगी, जो हमारे प्रोग्राम जितने भी लोगों ने सुना है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अगर आप कहेंगे तो मैं ये वीडियो दोबारा से आपको दिखा दूंगा। बड़ी नायाब वीडियो है और बड़ी खूबसूरत इसमें बातें कही गई हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं नाजरीन कि इसमें जो बातें कही गई हैं ना, तो इसमें जो कहानी है वो यही है कि हम तारीख से तो कोई सबक से लेते ही नहीं है। तारीख को तो हमने समझा हुआ है कि बस ये एक रद्दी का टुकड़ा है। लेकिन अगर मेजर जनरल राव फरमान कह रहे हैं कि अवामी लीग को बैन कर दिया गया है, मगर उनके एमएनएज रहेंगे, मगर वो अवामी लीग के एमएनएज नहीं होंगे, बल्कि वो आज़ाद उम्मीदवार कहलाएंगे। तो वो इमरान खान के उम्मीदवार नहीं रहेंगे, अल्ताफ हुसैन साहब के उम्मीदवार नहीं रहेंगे, लेकिन वो उम्मीदवार रहेंगे आज़ाद। ये आरिफ भाई, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये। जी जी, मज़ेदार भी थी, हंसी भी आ रही है कि पता नहीं हम लोग किन ख्यालात में रहते हैं, और वही ड्राइंग रूम की सियासत, फुटपाथ की सियासत से बाहर ही नहीं निकल रहे। जी आरिफ सिद्दीकी साहब, देखिए, आपने बहुत उम्दा तरीके से हिस्ट्री को जो है वो आज सामने ले आए। बल्कि मुझे मेरे खोपड़ी में 440 वोल्ट लगा दिया आपने, मगर वो तवक से अपने मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, ठीक है? जी जी सर, ये एक लेक्चर है जो न्यूयॉर्क में दिया गया। ये प्रोफेसर डी चक शूमर ने दिया इन न्यूयॉर्क। 3 जून 1949 का लेक्चर है ये, न्यूयॉर्क, ठीक है सर? जी जी। अब वो क्या कह रहा है सर, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जी जी। The state of Pakistan, which recently came into being in South Asia, is a state manifest with enormous pitfalls unique to itself. Existence is vulnerable. At time will show in less than half a century the state will collapse because of its pupils who are born with the chain of slavery, whose thoughts cannot be love of a free country, and whose mind cannot function beyond the scope of personal selfish ends. Mark my words, आगे कह रहा, mark my words. I know they are inside. ठीक है? In less than half a century, said the professor, the state of Pakistan will collapse.
in less than a quarter century, and precisely, think, as Schumann said, because of its pupils, I know some friends will protest, not the pupil, the politicians. Some of them will say, others will say, not the pupil, the armed forces, but politicians are pupils. The armed forces are pupils. They are not outsider. They are not outsider. They are from us and of us. अब ये चक शुमर अपने लेक्चर में बात कर रहा है कि साहब ये पॉलिटिशियन और ये फौजी वगैरह सब जो है ये सब इनको आज़ादी रास नहीं आती और कह रहा है वो लेस देन क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी खत्म हो जाएगी तो ईस्ट पाकिस्तान देख लें उसके मुताबिक खत्म हो गया। अब अगला पार्ट जो उसने उस वक्त कहा है 3 जून 1949 की इसकी स्पीच है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसने एड्रेस किया था चक शुमर। तो वो बातें सही होती नजर आ रही है ना। तो कहने का मकसद मेरा ये बड़ा हॉरिबल सूरत हाल है कि पता नहीं मुल्क किधर जा रहा है। जो अभी भी आपने जो दिखाई है ना बात तो ये बहुत कुछ बता रही है। आप ये देखें ना इसमें आपने जो सबसे बड़ी बात कर दी कि साहब 1970 में अवामी लीग थी कि पार्टी को तो आपने उठा के कॉर्नर कर दिया और उसके बाद जो है वो MNAs MPs अपनी जगह रहे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है जरा समझिएगा मेरी बात। मैंने पिछले इंटरव्यू में आपसे क्या कहा था 1947 से लेकर के 1973 तक पाकिस्तान के अंदर यूनिकैमरल सिस्टम रहा। जी जी यही कहा था ना। जी जी बिल्कुल यही अल्फाज थे आपके। 47 से 73 तक यूनिकैमरल सिस्टम था और इसी के दौरान सारी ज्योग्राफियाई तब्दीली हुई है चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स की हो ठीक है या बड़े जागीरदारों की हो। तो ये तमाम का तमाम चाहे वो मशरकी पाकिस्तान में चट्टागान हिल का इलाका हो ये सारा कुछ जो भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ था सन 47 से लेकर के सन 73 तक वो स्क्रिप्ट यूनिकैमरल सिस्टम के तहत था। और वो है अब आपको उस दिन भी बताया मैंने फिर बता रहा हूँ कि ये जो आपका 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है जी जी इस 8 फरवरी के इलेक्शन में जो भी लोग जीते हैं अब जैसे आप ये कहते हो कि PTI को लोगों ने वोट दिए भाईजान मेरा सवाल आपसे ये है कि 3 सूबों में साहब PTI आपने कहा जीत करके आ गई और उसके वोट नंबर ऑफ वोट गए जो नंबर ऑफ वोट 2018 में हासिल किए थे वो डेटा तो ये बता रहा है वो नंबर तो वहीं खड़े हैं। अब सवाल ये है कि या तो परसेंटेज ऑफ जो वोट कास्टिंग बढ़नी चाहिए थी। अच्छा आप ये भी कह रहे हो कि साहब उस वक्त जो है 34-35% थी इस वक्त 49% चली गई वोटिंग कास्टिंग। जब ये 49% चली गई है तो सवाल ये है कि फिर वो जो PTI को 2018 में वोट मिले थे वो तो ये फिर कहानी कहीं से कहीं जानी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा फिर चलो 3 सूबों में तो आपके साथ बंदिश थी सूबा सरहद में तो कुछ नहीं था ना। जी हाँ हिंदुस्तान में आपको प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर कम से कम सूबा सरहद के अंदर जो आपने 2018 में वोट उठाए थे उससे तो डबल होने चाहिए थे ना। बिल्कुल नहीं हुए वो भी। ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रिप्ट लिखने वालों ने जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है वो चाहे मुस्लिम लीग हो पीपल्स पार्टी हो MKM हो PTI हो वो सब का उन्होंने स्क्रिप्ट के तहत जो कुछ लिखा था ये सीटें फलाने फलाने प्रोविंस को इसको देनी है उन्होंने वही सीटें दी। तो अगर PTI ये करी कि नहीं साहब हमें अवाम ने दिया भैया आपने कितनी दफा प्रोटेस्ट का नारा लगाया अवाम को कहा बाहर निकलो रोड पे निकली अवाम तो अवाम उस वक्त तो रोड पे निकली। अब वोट डालने के लिए निकल आई। जरा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो आप कि क्या ये मुमकिन था। ये सारी स्क्रिप्ट इन एडवांस लिखी हुई थी और उसी एडवांस के तहत वो जो एग्जीक्यूट हुई। और दूसरी बात ये बता दूं जब मैं बार बार ये कहता हूं कि PTI और जमात इस्लामी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जी जी आपको याद होगा 1990 बार आपने ये बात कही है। जी जी 1990 को इसको इमरान खान को इंट्रोड्यूस कराने वाला ही पासवान जो इनकी जमात इस्लामी की B टीम थी उसके जलसे जुलूस में क़यादत कराई गई काजी हुसैन अहमद साहब थे। तो ये सारा जो कुछ भी चल रहा है ना आप जमात इस्लामी पे नजर रखो आप इमरान खान पे। अब आप ये कह रहे हो साहब उसको सारा कुछ छीन लिया। भाईजान कोई दुनिया में एक केस है किसी आदमी को उठा करके जेल में बंद किया हो वहाँ वेट लिफ्टिंग की मशीनें भी दी जा रही हो ट्रेडमिल भी दी जा रही हो रोजाना देसी मुर्गी का खाना दिया जा रहा हो और अखबार वालों को वहां जाकर के प्रेस ब्रीफिंग की भी परमिशन हो जेल में। अभी है कोई केस आपके पास ऐसा?
आज तक तो नहीं सुना कि ये इस तरह की जेल, वरना तो हमने एक अमेरिकियों ने जेल दी थी सद्दाम हुसैन को, जिसमें वो खुद अपने हाथों से कपड़े धो रहे, जो वीडियो वायरल हुई, तस्वीरें मैं वायरल हुई। वही कह रहा हूँ ना। यहाँ पर वो उनको इंटरनेट की सर्विस क्या, खत लिखने की इजाजत क्या, वो आईएमएफ को वहां बैठ के आराम से खत लिख रहे हाँ, हैं। वो कहने का मकसद क्या एक्चुअली, ये सारा स्क्रिप्ट के तहत इमरान खान को अंदर डाला, जी जी क्योंकि वहां आपने जब यूनिकैमरल सिस्टम लाना है तो उसके लिए आपको जो मेंबर्स चाहिए जी जी। वो पार्टी बेस्ड मेंबर नहीं चाहिए, वो आजाद उम्मीदवार चाहिए आपको, नॉन पार्टी बेस्ड। हम्म। तो आप इस स्टडी को क्यों नहीं समझ रहे भाई? अभी अब मार्च के पहले हफ्ते में है ना सेनेट का इलेक्शन, आप देख लेना। मार्च के पहले भी जी, और हाँ, वो सारी बारी बदल बदल जाएगी उस वक्त, बिल्कुल जी जी। वो सारे सेनेट के जाएंगे। अभी आप देख लेना ना, सूबा सरहद, मैंने कहा था ना कि सूबा सरहद को, इलाके गैर को पाकिस्तान के साथ अगर एनेक्स करना है तो ये आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अब आप देखना पूरे सूबा सरहद से ही जो है ना वो पीटीआई ने स्वीप किया ना सारे आजाद उम्मीदवार ने। जी जी। और क्यों? आरिफ सिद्दीकी साहब, आपने एक और बात हमारे प्रोग्राम में कही थी कि यंग उम्मीदवार आएंगे हर तरफ से, आप देखिएगा कि हाँ हाँ, जी, ये ये इस पर भी मतलब, बात कीजिए। जी जी हाँ मतलब ये जितने भी अब सियासतदान 50 प्लस है ना, 45 जी 50 प्लस, जी ये जी। सब इंटरनेशनल सिनारियो की पॉलिटिक्स से बाहर हैं। हम्म। ये सब बाहर है। अब ये लाख लगे रहे, कुछ भी करते रहे, बहुत कुछ, मतलब जो मुझे नजर आया वो मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये सारा कुछ एक सोची समझी स्कीम के तहत हुआ। इमरान खान को जेल में डाला, उसके बाद बल्ले का निशान छीना। अगर निशान नहीं छीनते तो मुझे बताइए आजाद कैंडिडेट कहाँ से लाते? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहाँ रिक्वायरमेंट से? है ना सेनेट की, कहाँ से लाते आप? हम्म। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि सेनेट जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। जी जी। सेनेट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और कौमी असेंबली है जो है वो गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव है। हम्म। तो एक रियासत की रिप्रेजेंटेटिव है और एक गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट में तो आप जो चाहे हेरा फेरी करते रहो, रियासत थोड़ी करने देगी। रियासत तो वो उसके पीछे जो उसका क्राउन बैठा है, जो हेड ऑफ कॉमनवेल्थ है, तो वो तो सब वॉच रखता है ना, वो थोड़ी करने देगा आपको। हम्म। तो वो तो अपनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि जोग्राफिया तब्दील होने जा रहा है, तो नॉर्थ और साउथ जैसे पाकिस्तान के जोग्राफिया मिलाना है। प्लस एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान में 9 नए सूबे बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, ये आप सेनेट का इलेक्शन होने दो, उसके बाद क्या बाई होने वाला है? ये कैमरल, जरा रिपीट करते हैं आरिफ सिद्दीकी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बड़े लफ्ज जो होते हैं ना, बड़े कीमती वर्ड होते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं ये बात। जी जी। देखिए बाई कैमरल सिस्टम जैसे ही नाफिज होगा, आप कॉमनवेल्थ से बाहर हो जाओगे। क्या होगा? कॉमनवेल्थ से बाहर हो गए। कॉमनवेल्थ 1 यूनिट बनेगा, सारे सूबे जो मौजूद है ना सब खत्म हो जाएंगे, सारे 1 यूनिट में बन जाएंगे। 1 यूनिट क्यों बनाने पड़ेंगे? कि सारी पॉपुलेशन को एक जगह करना पड़ेगा। नेशन की जो यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है उसको पूरा करने के लिए आप 1 यूनिट बनाओगे, सारी पॉपुलेशन को एक जगह करोगे, कॉमनवेल्थ से बाहर जाओगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और नए सूबे बनेंगे। और कितने सूबे बनने के लिए जा रहे हैं? 9 सूबे मिनिमम मेरे हिसाब से। 9 सूबे। वो और लोगों के लिए हिंदुस्तान में नवी। 22, और हिंदुस्तान में 22। अच्छा, वहां पे भी तब्दीली आएगी? हाँ, पूरे वर्ल्ड में है। पूरे ये वर्ल्ड के अंदर? 2023 24 25 ऐसी साल है। अच्छा अच्छा। ये पूरा वर्ल्ड तो सर्वे लेकिन चेंज आरिफ सिद्दीकी साहब, जिस तरह अभी कराची में भी कहते हैं और दूसरे इलाकों में भी कहते हैं कि मर्दमशुमारी सही तरह नहीं हो, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें काउंट किस तरह होंगी? क्योंकि मर्दमशुमारी पे तो बहुत सवाल ये निशान है कि उस पर तंज भी बहुत सारे लोगों के, और फिर ये किस तरह चीज़ें मुमकिन हो जाएंगी? देखें, बात यह है कि हम जब कोई बात रेस करते हैं ना, जी जी। तो बस उस बात को हम इस तरीके से टाल मटोल कर देते हैं कि कुछ नहीं। अब जैसे बात हो रही है सेंसस की, तो क्या कहा जा रहा है साहब, हमने 70,000 लोग जो है वो रिकवर करा लिए जो पिछले सेंसस में डिफाइन नहीं किए गए थे। ठीक है, तो अब आप जब ये कह रहे हो कि हमने, भाईजान तो वो ताज हैदर का वो पढ़ लो ना, जो उसने आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर क्या मेथोलॉजी, सेंसस मेथोडोलॉजी, उसके अंदर उसने साहब ये बात की थी ना मेथोडोलॉजी के अंदर कि साहब मैंने नादरा से डेटा मांगा था, तो नादरा ने जो मुझे डेटा प्रोवाइड किया उस डेटा के तहत जो इनके पास पॉपुलेशन निकल के आ रही थी, तो नादरा के हवाले से, तो वो गालिबन 2 करोड़ और 15 लाख या 17 लाख, मेरे ध्यान में अभी सही फिगर नहीं है, बता दूंगा मैं आपको। तो कहने का मकसद क्या है? तो भाई जो तुम कह रहे हो कि अब हमने रिकवर करा लिए, तो आज अभी रिकवर कराने के बाद आप 2 करोड़ 7 लाख बता रहे हो।
अरे 2 करोड़ 70 लाख तो वो ताज हैदर का जो एशिया ट्रिब्यून के अंदर जो आर्टिकल छपा था, जो नादरा की रिपोर्ट उसने मांगी थी, वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, तो वो उसकी रिपोर्ट के तहत जो है वो आपकी कराची से जो शनाख्ती कार्ड इशू हुए हैं, जी जी, वो 2 करोड़ 70 लाख या ऐसी 23 लाख फिगर। से, हाँ उनकी फिगर। तो आपने तो ताजर की फिगर को भी नहीं पहुंचे आप, और आप बोलते हमने बढ़त तीर मार दिया। भाई वो नादरा का डेटा था, एक सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने अगर डेटा मंगाया था तो आपको उस डेटा पे स्टैंड लेना चाहिए था ना, क्यों नहीं लिया आपने स्टैंड? नहीं लिया। आपको तो कुछ उन्होंने कहा बस ये ले लो, आपने ले लिया, ऑन व्हाट ग्राउंड? आरिफ सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे, नवाज शरीफ साहब क्या उम्रे के बहाने या बीमारी के बहाने दोबारा से मुल्क से जाते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ आपको ऐसा है, या वो मुल्क में ही रहेंगे, या कुछ तब्दीली नजर आ रही है? उनके भाई को वजीर आजम बनाने, उनकी बेटी जो है वो वहाँ पंजाब की वजीर दाखिला बन जाएंगी, ये सब, ये वजीर आला बन जाएंगी, हम सॉरी, तो बन गई हैं बल्कि। तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का कुछ फ्यूचर नजर आ रहा है, या वो बस उनको बीमारी की वजह से साइड में मशवरा करने के लिए रखेंगे, या वो उम्रे के बहाने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, या प्लेटों के बहाने या किसी भी तरीके से बाहर जाएंगे, या यहीं रहेंगे? अच्छा, मैं उसमें भी आता हूँ, मगर वो थोड़ा सा मुझे याद आ गया जी जी कि हमने जो लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी, जी तो जी उस वक्त हमने ये कहा था कि साहब वो जो जमात इस्लामी वालों ने कराची से जो बल्दियाती इलेक्शन जीता, जी 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 उसके अंदर उनकी जमा 1/6 ऑफ द जो है ना वो 16% होनी चाहिए थी, नहीं थी वो, फिर हाँ, वो जो वो जीत किस तरह गए? वो जी जी, मुझे याद है, जी उसके जी। चेता, राइट। जी जी। अच्छा, अब मैं आपको एक पुराना हवाला देता हूँ। हम्म ये जंग अखबार है, हम्म कराची से निकला है, ये 15 सितंबर 1993 1993 का, 1993 का, जी जी। ठीक है। तो ये डान भी खोल लीजिएगा आप, उसी दिन के डान के अंदर भी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि साहब वो मोइन कुरैशी साहब जो है वो केयर टेकर जो है वो वजीर आजम आते हैं, जी जी, तो वो अमेरिका से। उस वक्त ये होता है कि ऐसा होता है कि जब 92 का ऑपरेशन शुरू होता है, जी जी। तो एमक्यूएम ने 11 सीटों से जो है वो अपना रिजाइन कर दिया था। अब जब रिजाइन कर दिया तो उसके ऊपर बाय इलेक्शन हुआ। अब जब बाय इलेक्शन हुआ तो एमक्यूएम ने बायकाट की कॉल का ऐलान किया। जब बायकाट की कॉल का ऐलान किया तो वो पब्लिक घरों से बाहर ही नहीं निकली। जी जी, तो कहीं टर्नओवर बहुत कम 3% था। लोग, जी जी। 3% 4% लोग निकले, सारा कुछ हुआ। वो जीतने अच्छा, वाले भी अब बता रहे थे बड़ी मुश्किलों से कि मैं कितने वोटों से जीता, मुंह छुपा के बता हाँ, रहे थे। जी जी उसमें भी उन्होंने 5 पीछे कालेपन जमात इस्लामी को दे दी, कुछ मुस्लिम लीग को दे दी, कुछ आफा उनको दे दी, मतलब सबको बांट दिया ना इस तरीके से। जी जी। अब हालांकि देखें कि जब वो उनकी जो वोट कास्टिंग है वो 7% से ऊपर नहीं है, और वो 1/6 ऑफ द वोट की बात कर रहा है आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। तो मतलब कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। अच्छा, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, रोजनामा जंग में की खबर है 15 सितंबर 1993, इसके अंदर वो ये क्या कह रहे हैं कि साहब ये यानी कम, यानी उसमें ये कहा गया कि साहब 20% से अगर किसी ने कम वोट हासिल किए तो ये उस हल्के में दोबारा से इलेक्शन काउंट कराए जाएंगे। जो रजिस्टर्ड वोट है, जी जी। अगर किसी ने उसका 20% से कम वोट हासिल किया तो वहां पर दोबारा इलेक्शन होगा। जैसे स्कूल का बच्चा अगर 33% मार्क ना ले तो क्लास में फेल कर देते हैं ना उसको, फेल कर देते हैं उसको, या तरक्की पास करने के लिए कहते थे तो कुछ थोड़ा बहुत लिख कर दो, कुछ होमवर्क को दो, साइड कोई एक्टिविटी करके दो, कम्युनिटी वर्क। 33% अब मिनिमम पासिंग मार्क होते हैं जी कि जी, बच्चा अगर 33% मार्क नहीं ले तो फेल कर देते हैं। फेल कर देंगे बिल्कुल। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ इलेक्शन में ये किया कि ये अपना पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत कि साहब अगर किसी ने 20% से रजिस्टर्ड वोट से कम लिया तो वो जो है उस इलाके में दोबारा इलेक्शन होगा, ठीक है साहब। इसके ऊपर खासिया वैफला चला और सारा कुछ होता रहा, मगर उसके बाद ये हुआ कि वो उन्होंने दोबारा इलेक्शन करा 93 का, उसमें एमक्यूएम ने फिर बायकॉट किया कौमी असेंबली का। तो यही वाले जो जो रूल्स ऑफ बिजनेस तय किए थे ये उनके गले पड़ गए थे, तो इस फाइल को दबा दिया गया। सही। अगर ये सारी समरी मूव हुई है तो आइन के सिक नंबर 89 के तहत अवामी नुमाइंदगी के एक्ट मजरिया 1976 का तरमीमी मसूदा तैयार कर लिया गया है। ये इस खबर में लिखा है। आइन किसी की 89 में अमेंडमेंट की थी कि साहब अगर किसी ने ये ऐसा किया तो इसका मतलब ये कि वो दोबारा से
इलेक्शन होंगे। और जो वजीर आजम सेक्रेटरीट से जो ये तजवीज़ अपने सेक्रेटरीट से जो उन्होंने इरसाल की थी इलेक्शन कमीशन को, वो की थी 13 अगस्त 1993 को। ये जो है ना, ये वजीर आजम सेक्रेटरीट से ये समरी गई है इलेक्शन कमीशन को कि साहब ये 20% से जो कम वोट हो उस जगह पे दोबारा से इलेक्शन कराया जाएगा। ठीक है सर। तो ये चीज़ एक रिकॉर्ड की मैंने आपके सामने रख दी ताकि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत भी अब ये जीत जात करके आ गए। 1/6 ऑफ द वोट ये नहीं है रजिस्टर्ड वोट का, तो सब कहानी ऐसी चल रही है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि बच्चों के सामने रखूँ। जी जी बिल्कुल। अब ज़रा तलबा जितने भी हैं जो सीखना चाह रहे हैं, जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और ये बड़े अहम बात करने जा रहे हैं आरिफ सिद्दीकी साहब, तो सुनिए, और बल्कि पॉइंट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए, पेन और कॉपी अपने साथ रखें या व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस रिकॉर्ड अपनी खुद ही कर लीजिए जी, या ये प्रोग्राम अपने व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर लीजिए जी। आरिफ सिद्दीकी साहब जी। देखिए, ख़ास तौर से मैं बच्चों से मुखातिब हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए टू अचीव द सक्सेस इन लाइफ 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। 4 चीज़ें आपने करनी है अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है। जी जी। नंबर 1, आपने डिसिप्लिन कायम रखना है। तय करना है कि मुझे इतने बजे काम करना है तो करना है। कंफर्ट जोन में नहीं जाना कि पड़े बिस्तर में सो रहे हैं। डिसिप्लिन में रखना है कि ये काम मुझे इस वक्त करना है तो करना है, इफ एंड बट नहीं है उसमें। ठीक। दूसरा, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है कि साहब मेरी तमाम चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, कौन सी चीज़ मैं कहाँ रख रहा हूँ, और हर चीज़ जब आपकी विजन में होगी कि भाई ये कलम मैंने टेबल के इस कोने पर रखा, वो मैंने उस कोने के ऊपर फ़ोन रखा था फलाना, टेबल के ऊपर आप तय कर लो कि भैया ये कलम मेरी टेबल के कॉर्नर से 3 इंच दूर होगा तो वो 3 इंच दूर रखा जाएगा। अपने आप को यहाँ से मैनेज करना शुरू करो। आप छोटी छोटी आपकी टेबल की जो चीज़ें, बच्चे आएंगे इधर उधर डिस्टर्ब करेंगे, आप 10 दफ़ा वहाँ से उधर, आप 10 दफ़ा उनको सही करो। ठीक है सर। ठीक है। तीसरी चीज़ है डिटर्मिनेशन, कि जो फैसला कर लो उस पर कंसिस्टेंसी से डटे रहना। नो रिट्रीट, नो सरेंडर। जब फैसला कर लिया तो उसके पास आप तवातुर के साथ, बस डिटर्मिनेशन के साथ उस पर काम करो। चौथा है कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप अल्लाह की ज़ात पे कि मैं ये काम नेक नियति से कर रहा हूँ। डिसिप्लिन, मैंने डिसिप्लिन को फॉलो किया है, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, डिटर्मिनेशन अपनी मैंने फोकस की है, और अब मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि मुझे मंजिल मिलेगी। तो ये 4 चीज़ें आप करो। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से ये इंटेलेक्चुअल्स की कुछ लोगों ने बातें लिखी हैं। एवरी ह्यूमन हैज़ गॉट 2 थिंग्स इन लाइफ, राइट। जिंदगी में 2 बातें। कौन सी? एक है बाय चांस और एक होता है और इनहेरिटेड। ठीक है। यानी विरासत में मिली है या चांस में मिली है। ठीक है। या तो कोई चीज़ आपको बाय चांस मिल जाती है या विरासत में मिलती है। दूसरी चीज़ क्या है? बाय चॉइस। एक है बाय चांस, जो जिसमें आपका कुछ नहीं बंदोबस्त चलता, आप कुछ नहीं कर सकते, बाय चांस मिली है। कैसे मिली है? आपका उसमें कोई दखल या एफर्ट नहीं है। या तो माँ बाप की इनहेरिटेंस में मिली है या बस दुबल लग गई आपको। दूसरी जो चीज़ है वो है बाय चॉइस। अब जो आप चूज कर रहे हो कि साहब मुझे ये काम करना है, तो बाय चॉइस की चीज़ों के लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती है। अगर बाय चॉइस से आपने काम करना है तो वो बाय हिमसेल्फ अपनी एफर्ट्स के तहत आपको मिलेगी, करनी होगी। तो वो मैंने जो ऊपर की आपको 4 चीज़ें बताई हैं, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, इसके साथ अगर आप इसको कनेक्ट करोगे, आप जो चीज़ चाहते हो बाय चॉइस वो आपको मिल जाएगी, कुदरत आपका साथ देगी। इसी तरीके से 2 किस्म के दुनिया में लोग होते हैं सर। जी जी। ठीक है। तो यार, अच्छा, एक वो होते हैं जो फॉलो करते हैं, यानी आप लीडर हो उसको फॉलो कर रहे हैं, या आप डॉक्टर हो या मैकेनिक हो, तो मैकेनिक का एक छोटा होता है ना, तो वो हर इदारे में एक फॉलोअर होता है। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अच्छे फॉलोअर तो होते हैं मगर अच्छे लीडर नहीं होते। लीडर की क्वालिटी अल्लाह ताला की अता करती होती है। दूसरे जो वाले जो हैं वो लीड्स करने वाले होते हैं। अब ये लीड करने वाला जो होता है ना, तो इसके अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं
कि वो उसकी नॉलेज पूरी होगी तो वो फैसला करने की पोजीशन में होगा। ठीक। अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो वो बात को समझेगा ही नहीं कि उसका असिस्टेंट उसको क्या कह रहा है। भाई अकबर बादशाह के 9 रत्न थे ना, जी जी। तो वो 9 रत्न की बुनियाद के ऊपर वो दुनिया में रूल करके चला गया ना। तो मतलब उसके जो एडवाइजर थे वो इतने स्ट्रांग थे, अपनी फील्ड के मास्टर थे, और हर कोई अपनी फील्ड का मास्टर था। ये नहीं सारी फील्डों के मास्टर ना, अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट रखा होता उसमें, ठीक है। तो सही। तो इसी तरीके से जो है जो हर हर बच्चे को ना 3 स्टेज से जिंदगी में गुजरना पड़ता है। और वो कौन कौन सी 3 स्टेजेस है? 1/3 ऑफ हिज पोटेंशियल गेट थ्रू डीएनए, यानी उसके जो बॉडी के अंदर 1/3 जो पोटेंशियल होता है, सलाहियत होती है, वो उसको डीएनए से मिलती है। 1/3 बाकी जो 1/3 है गेट फ्रॉम हिज हाउस और कस्टम, अपने घर में और दोस्त अदवार के साथ जो बैठता है। तो 1/3 जो सलाहियतें हैं या इल्म हासिल करता है या अपनी आपको इम्प्रूव करता है, तो वो उसको हासिल होती है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, ठीक है। सही। अच्छा, अपने घर से या अपने सोशल ट्रैकिंग से, कम्युनिकेशन से, ठीक। कम्युनिकेशन अब जो सर्किल होता है, गैदरिंग है उसकी। हाँ, और जब तीसरा जो पार्ट है ना, गेट फ्रॉम सोसाइटी ऑफ इंटरप्रेन्योर, यानी अब जो कामयाब लोग होते हैं जिंदगी के, जब वो उनको वॉच करता है तो 1/3 ऑफ द उसकी पार्ट का जो हिस्सा है ना, वो वहां जाकर के उसको अलाइनमेंट ला करके देता है। तो ये बुनियादी बातें सब, ठीक है। ठीक। तो ये मैंने कहा बच्चों को बता दूं कि ये थोड़े से टिप्स हैं कि अगर ये बड़ी करोगे काम की बातें थी आपके लिए, मुस्तकबिल के लिए, बल्कि सारी ज़िंदगी। मेरे ख्याल में आरिफ सिद्दीकी साहब, दुनिया में हर आदमी तालिब इल्म में रोज़ाना कुछ ना कुछ सीख रहा है, ये सबके लिए है। तो अपने अपनी चीज़ों को प्रॉपर करें, स्ट्रेट करें, लाइन अप करें चीज़ें, और अच्छी बात है कि एक स्ट्रेट लाइफ गुजारें, तो और तरीके से गुजारें, एक क्वालिटी लाइफ गुजारें। ये नहीं कि उबाली सी ज़िंदगी गुजारें। एक एक हद तक तो सही है, लेकिन उसके बाद जब मेच्योरिटी आती ही उन्हीं लोगों के ऊपर है, ताकि आपकी बात में भी वजन हो। आरिफ सिद्दीकी साहब, आखिरी में, क्योंकि इस कलील वक्त में आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, बड़ा अहम सवाल। सिंध असम्बली का हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। आगा सिराज दुर्रानी साहब ने उसको, मैं कहूँगा कि ओवरऑल उन्होंने उसको मॉनिटर किया, सब कुछ किया। ये जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ, बड़ा उन लोगों के लिए जो बहुत सारे बुक्स रखते हैं उर्दू से, क्योंकि आज नफाज भी हुआ था 1948, 25 फरवरी 1948 को उर्दू का। बड़ी हैरान कुन बात है जो मैं सवाल कर रहा हूँ, बड़ा गहरा सवाल है कि जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई वो 3 ज़बानों में हुई। 3 ज़बानों में, एक उर्दू, सिंधी और इंग्लिश। चलें जी, हो गई, आपकी जिद थी, आपने अपनी जिद पूरी कर दी। लेकिन ये चीज़ें फिर पंजाब में क्यों नहीं हुई, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुई, और बलूचिस्तान में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे भी तो, पंजाब में सराइकी इतनी अक्सरियत से बोली जाती है, हिंद को एक हमारी प्यारी सी ज़बान है, और बहुत सारे लोगों की एक कम्युनिटी का इलाका भी है, कश्मीरी ज़बान भी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं। अब आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ, वहाँ पर बहुत सारे अगवानी भी रहते हैं, वो फ़ारसी बोलते हैं। तो ये एक अजीब चीज़ नज़र आई कि वो 3 ज़बानें, हालांकि पाकिस्तानी सरकारी ज़बान जो है वो उर्दू है। तो आरिफ सिद्दीकी साहब, किस नज़र से देख रहे हैं इसको आप? देखिए, बात यह है कि जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ जी जी। 1970 में, तो ये मैंने पिछली बात भी बता दिया, तो एक शॉर्ट में थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जी कह जी। देना कि अब मशरक़ी पाकिस्तान बंगालियों ने अलहदा किया या यहाँ के लोगों ने अलहदा किया, ये सब बकवास है। आप कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का पढ़ लो, वो सीधा कह रहा है कि सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, ए, बी एंड सी। उसमें वो ये लिख रहा है कि ए हिस्सा वो है जो आज का इंडिया है, बी हिस्सा वो है जो आज का पाकिस्तान है, और सी हिस्सा वो है जो आज का बांग्लादेश है। इसके अंदर वो कैबिनेट मिशन प्लान में क्या बात कर रहा है कि ए हिस्सा जो इंडिया है वो तो एक अलहदा वन ग्रुप की फॉर्म में आ जाएगा, जितने प्रोविंस उसमें आ जाएंगे, मगर बी और सी जो हैं ये दोनों कंबाइन ग्रुप फॉर्म करेंगे, ये उसमें लिख रहा है। यानी मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान के साथ होना है, समझ कि साहब, ये दोनों कंबाइन ग्रुप होकर के, और फिर ये उसके बाद ये अपनी फॉर्मेशन में आएंगे, बी एंड सी टुगेदर। अच्छा, ये हो गया 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान, राइट। अब आता हूं मैं 3 जून प्लान 1947 पे, जो माउंटबेटन ने दिया, ठीक है। वो दिया था रेडक्लिफ ने 3 जून, अपना कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो वो उस वक्त रेडक्लिफ को हवाले किया गया था। अब ये जो था लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया, इसमें ये वो क्या कह रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन ये कह रहा है कि साहब
कि जब ये अब ग्रुप जो फॉर्म हो जाएंगे इनको अपना अपना डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस होता है कि यानी आपको किराएदार तस्लीम कर लिया गया, डोमेन मलका की डोमेन है, उसने आपको लीज पे दी है जगह, और आप डोमिनियन क्या हमें डोमिनियन स्टेटस मिल गया, उस पर आपने तालियां मनाई, जश्न मनाए गए, हमारे सारे रिकॉर्ड पे मौजूद है। आप डोमिनियन की डेफिनेशन को पढ़ लो कि डोमिनियन ब्रिटिश इंडिया में वो है कि जो मलका की जमीन है वो उसने आपको डोमेन के तौर पे दे दी कि यह ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत आप ये लो, इसको चलाओ। तो भाईजान आपको लीज पे जमीन मिली है, खाली आपको ये अख्तियार दे दिया गया कि भैया ये जमीन आप जो इसको चला लो, तो आप इसमें खुश हो, यानी लीज पे ली है, तो आपको हक मिल्कियत नहीं मिली। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि वो कैबिनेट में, अच्छा फिर उसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी है, उसमें इम्पोर्टेंट बात ये लिखी है कि जब आपका आइन बन जाएगा तो आइन बनने के 15 साल के बाद अगर कोई सूबा ये चाहता है कि वो एक अलहदा अपनी रियासत कायम कर ले, यानी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ले, तो वो ले सकता है। अब यहाँ ध्यान में रखिएगा, 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन बना, और ठीक उसके 15 साल के बाद 1970 में मशरक़ी पाकिस्तान से अलग हो गया। तो भाईजान ये तो ऑलरेडी तयशुदा स्क्रिप्ट था, जो मैं नहीं कि आपसे कहता हूँ 1935 प्रोविंशियल एक्ट ऑफ इंडिया में जाओ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का पढ़ लो, मेरे ख्याल से गूगल में ही मिल जाएगा आप तो, और उसके बाद जो है वो आप 3 जून जो है प्लान 1947 का पढ़ लो, देख लो उसमें जो मैं बातें कह रहा हूँ मौजूद है नहीं है, इनको कनेक्ट कर लो, सारी बात आपके सामने आ जाएगी। भाई आपको फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी मिली है भाई, फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी का मतलब था जैसे मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज, कि एक ब्रांच आपको दे दी, एक आपको दे दी। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो क्या फौज आपने अपॉइंट की थी, ये ब्यूरोक्रेसी आपने अपॉइंट की थी? वो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी और जो फौज वहां आपको मिली थी, और अपनी सिटीजनशिप के साथ, वो अपनी सीनियरिटी के साथ मिली थी, यानी रिटायरमेंट के प्लान, पेंशन बेनिफिट के साथ। ऐसे ही मशरक़ी पाकिस्तान बना, तो यही फौज वहां जा चली गई, पार्ट उसने किया, फ्रेंचाइज थी तो दी ना आपने। तो पहले तो इन बातों को आप समझ लें कि भाई ये कहना कि इंडिया बांग्लादेश में इन सब की जंग ब्रिटिश की 51 स्टेट्स है, ये आपस में जंग कर ही नहीं सकती, ये करेंगी तो सबकी सब नौकरी से फारिग हो जाएगी, ठीक है सर। आता हूँ आगे, आइए सर, आप बात हो रही है सूबों की साहब के, आप जो कह रहे हैं ना मुख्तलिफ जुबानों के अंदर हलफ लिया, ठीक है उनका कह, मगर यहाँ सोचने की बात यह है कि जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो सबसे पहले जो कोटा सिस्टम की जो समरी में देखता हूँ ना, तो वो साइन हुई है 1969 को। कब? जब याहिया खान जो थे वो सदर थे। तो इसका मतलब अभी मशरक़ी पाकिस्तान अलहदगी वाला काम पूरा हुआ नहीं है, आपने मजीद पाकिस्तान को जो है ना हिस्से बखरे करने के ऊपर काम शुरू कर दिया। क्योंकि 1969 में जब आप वो समरी तैयार कर रहे हो तो भुट्टो से तो आपने ला करके उसको इन्फोर्स किया, सही, तो हाँ, मगर समझे आपने उस वक्त पास की थी याहिया खान के दौर में, सही, तो उसको आपने ला करके भुट्टो के थ्रू इन्फोर्स कर दिया, और यहाँ से वो कोटा सिस्टम नाफिज हो गया, जिसमें जमात इस्लामी के जो प्रोफेसर गफूर और मौलाना तुफैल वगैरह थे, इन्होंने भी सपोर्ट किया। ये सब आज महाजिरों की बात करते हैं ना, सब बकवास है, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अब हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मौजूद सूबे बनने जा रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। अच्छा, एक बात और अभी मुझे जहन में याद आ गई कि साहब ये जो कहते हैं ना कि साहब अल्ताफ हुसैन से या MQM के साथ जो है वो कोई बातचीत नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो भाईजान बात यह है कि जब अल्ताफ हुसैन ने कहते हो साहब बुरा भला कह दिया, हेट स्पीच कर दी, तो उसके ऊपर तो निकोला खान की रिपोर्ट आ गई, लंदन की क्राउन कोर्ट का फैसला। अब उसके ऊपर जो आप कहते हो, तो मैंने पहले भी ये बात की थी, फिर कह रहा हूँ, हामिद मीर का जो है ना कैपिटल टॉक का प्रोग्राम है 22 जून 2020 का, ये लंदन में अनवर भाई से इंटरव्यू ले रहे हैं, MQM के जो डिप्टी कन्वीनर थे उनसे, कि साहब ये जो हिंदुस्तान गए थे, अल्ताफ हुसैन ने जो आकर के 2004 में जो स्पीच की थी, तो वो स्पीच किसने लिख के दी थी? आपने लिख के दी थी। उन्होंने कहा मैंने, अनवर भाई ने कहा मैंने नहीं लिख के दी थी, ये स्पीच जो है ये GHQ से लिख करके आई थी, ठीक है। उसका कुछ पोर्शन उन्होंने कट भी कर दिया है ना कुछ बीच से, उसको अब जो ओरिजिनल वाली थी वो ओरिजिनल इंटरव्यू थोड़ा सा ना उसको कटिंग कर दी उसकी, जी आरिफ सिद्दीकी साहब। वो कर दें, मगर आप ये समझते हैं कि बस इन्होंने वहां कुछ कर लेंगे तो दुनिया के पास रिकॉर्ड पे नहीं है। अरे भाईजान सारा छोड़ो, अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले जाओ,
वो सारी A to Z निकाल करके आपने सामने रख देगी। डान अखबार उठा लो, आज से सुन ले 70 जो साल पहले। तुलबा सुन रहे हैं, जो लीडर सुन रहे हैं, जो मुखालफत रखते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, आरिफ सिद्दीकी साहब ने कह दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाए, निकाल लें, सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसमें हाँ, एडिटिंग की गई थी जो ओरिजिनल। ये मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आरिफ सिद्दीकी साहब की, जो ओरिजिनल इंटरव्यू जो चला था वो एक दूसरा था, उसके बाद जो उसकी कॉपी आई वो दूसरी थी जी। तो जनरल एहतशाम जमीर साहब जो थे, और अनवर भाई ने उसमें कहा कि भाई जो स्पीच लिखी थी मैंने, वो जी क्यों आई थी, तो हामिद मीर ने सवाल किया कि भाई तो ये इसका कोई सबूत है? उन्होंने कहा, बोला मेरी ईमेल के थ्रू करस्पॉन्डेंस हुई है, मैं GHQ ईमेल भेजता रहा, वहाँ से स्पीच वेट होकर के आती रही और यहाँ आन करके फिर दोबारा उसमें जो भी चेंजेस थे वो हम करते रहे। उन्होंने 4-5 दफ़ा ईमेल बैक एंड फोर्थ हुई है। तो जनरल एहतशाम जमीर थे और जनरल पर क्या था पाशा पता नहीं, 2-3 जनरलों के नाम थे उसमें। तो कहने का मकसद मेरा ये वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो भाईजान अल्ताफ हुसैन ने अगर इंडिया में जाके तकरीर की थी, तो वो इंडिया में तकरीर अल्ताफ हुसैन से पाकिस्तान GHQ आपके जनरल साहब ने वहाँ स्पीचें लिख करके दी थी कि भाई ये करो। तो सवाल ये क्यों दी थी लिख करके? अच्छा, फिर वहाँ सारा अरेंजमेंट किया, ना सिर्फ अरेंजमेंट किया, जो इंडिया के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसने बाकायदा अल्ताफ हुसैन के लिए बाकायदा ग्रैंड वो किया, पार्टी मुलाकात की, सबको इनवाइट किया, सारे प्रेस वालों को किया, सारा कुछ सेटअप किया। और जितने मेरे ख्याल से 30-35 यहाँ से जो साथी साथ गए थे, उन सबको वीजे भी GHQ ने लगवा के दिए। तो भाईजान आप क्यों नहीं, तो आप इमरान क्यों नहीं खान साहब भी बैठे हुए थे वहां पे, जो जो हाँ, उन्होंने- इमरान साहब भी थे उसमें, यस। और उन्होंने कहा कि वो जो भी अभी एक सहाफ़ी जो माजी में उनको अल्ताफ हुसैन साहब को बहुत कुछ कहते थे, उनका इंटरव्यू किया, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, माजरत, उन्होंने किया, तो उसमें उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि मेरी ये बात तो नशर कर दी कि ये पार्टीशन गलत हुआ है, लेकिन उसके बाद का जो पोर्शन था वो नहीं बताया कि अब हो गया है तो उसको संभालो भी, इसको अच्छा करो, वो पोर्शन काट दिया। हाँ, जी तो कह रहे हैं हम सब देखे, वो नाम भी सामने आगे मेरे। एक थे जनरल एहतशाम जमीर, जिन्होंने एहतशाम ये जमीर साहब, ये जनरल नाज़रीन सुन लें, आरिफ साहब नाम बता रहे हैं कि कौन कौन वहाँ मौजूद। जी जी, जो जिन्होंने स्पीच ये इस बैक पे एंड फोर्थ लिखिए। की। जी जी, हाँ, जनरल एहतशाम जमीर साहब थे, इन्होंने की, और जनरल एहसान, ये जनरल दोनों एहसान जो है होना। वो, अच्छा, हाँ जनरल जी जी एहसान। जी जी। तो इन दोनों ने वो स्पीच जो है वो वेटेज करके इनको दी थी कि भाई जान ये ले, वीजे लगवा के दिए लोगों के, और वो सब के सब उसके बाद इंडिया गए। और जो इंडिया गए थे वो आज की आपकी MKM जो पाकिस्तान बनी हुई है ना, इसके अंदर वो बैठे हुए सब जो गए थे वीजे लग करके। अच्छा अच्छा, तो उनके लिए दूसरा कानून है, उनके लिए दूसरा कानून है। अच्छा हाँ, जी। वो असल में ये है कि वो अल्ताफ हुसैन को रोक लो। अब बात ये है कि अल्ताफ हुसैन के रोकने से कुछ होगा नहीं। अब जो आगे सूबे बनने जा रहे हैं ना, देखिए मैं जो लोग इस वक्त इलेक्शन जीत के आए ना, जी मैं जी। उनके सामने एक चीज रखता हूँ। ये देखिए, ये कायदे आजम के 14 नुकात है, ठीक है सर, ये मैं रख रहा हूँ, ठीक है। हम्म इस 14 नुकात का नुकात नंबर 8, ठीक है सर। हम्म तो ये मार्च 1929 के कायदे आजम 14 नुकात, इसका पॉइंट नंबर 8 पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है? नो बिल और रेजोल्यूशन और एनी पार्ट देयर ऑफ shall be passed in any legislature or any other elected body if 3/4 of the numbers of any community, 3/4 of the number of any community in that particular body oppose such a bill, resolution or part thereof on the ground that it would be injurious to the interest of community। यानी कोई ऐसा बिल अगर मेजॉरिटी पास कर रही है जो अकलियत के लिए नुकसानदेह है वो बिल, और इन द अल्टरनेटिव्स such other methods is devised as may be found feasible and practicable to deal with such cases। यानी वो बिल पास नहीं हो सकता, यानी 3/4 ऑफ में। अब MKM के पास जितनी सीट है ना, अभी कहते हैं अल्ताफ हुसैन ने कुछ नहीं किया, चलो तुम करके दिखा दो, डालो अपनी कौमी सूबा असेंबली में बिल कि साहब ये जो है ना हमें सूबा चाहिए, कहते हैं सुबह नारा लगाते हैं, डालो आप। और 3/4 तुम्हारा जो मेंबर है ना, इनसे पास कर, तुमको नहीं चाहिए हाउस की मेजोरिटी, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कायदे आज़म के 14 नुकात हैं ये 1935 प्रोविंशियल एक्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा है। अच्छा अच्छा। जो 1935 का एक्ट है जिसके तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आए ना, ये उसका पार्ट एंड पार्सल है। वाह। और बताऊं, आप उठाओ लखनऊ पैक्ट 1916 का, ठीक है,
वहां पर जो है वो वोटिंग के यानी मुसलमानों को अलहदा से वोट कास्ट कर सकते हैं, वो उनको अथॉरिटी दी थी। उसके अंदर भी ये पॉइंट मौजूद है कि अगर कोई कम्युनिटी को 3/4 ऑफ द मेजोरिटी अगर माइनॉरिटी को सपोर्ट ना करे तो मेजोरिटी वो बिल पास नहीं कर सकती। ये क्लास उसमें ही मौजूद है 2016 में, सॉरी 1916 में। 1916 में, अच्छा। हाँ, अब एक साहब ने मुझे कहा कि नहीं साहब वो क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया था तो लिहाजा एक कास्ट क्लास जो है उस पर लागू नहीं होगी। अरे भाईजान, यहाँ लफ्ज क्या इस्तेमाल है? 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी की बात हो रही, कोई कम्युनिटी। उसमें ये थोड़ी उन्होंने मुसलमानों को पाबंद किया है भाई। वहां जो आप 1916 की जो लखनऊ पैक्ट की बात कर रहे हो उसमें तो मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी, वोटिंग की, और उसमें ये पॉइंट भी था। मगर यहाँ ये बात थोड़ी है। यहाँ तो वो कह रहा है कोई भी कम्युनिटी हो, सिख हो, मुसलमान हो, यानी अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी से कभी ताल्लुक रिलीजन का नहीं है। अच्छा, ये दो चीजें अलग है, ये भी सुन ले नाज़रीन के, दो चीजें अलग हैं, ये रिलीजन से भाई ताल्लुक नहीं है इनका। मुसलमान हिंदुस्तान में जी। माइनॉरिटीज में थे ना, जी जी। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो? रिलीजन की बुनियाद पे थे। भाई अगर मुझे ये बता दो कि नेशन की डेफिनेशन में कहाँ रिलीजन लिखा है? नेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा है? जुबान चाहिए, एक मदर टंग होगी आपकी, एक मदर और दूसरी और आपकी आबादी चाहिए रीजन की। उसमें कहाँ लिखा है कि साहब मदर जो है वो इसका पार्ट होगा? ऑल यू नीड इज अ कल्चर एंड लैंग्वेज, दैट्स ऑल यू नीड। अब कायदे आजम ने कल्चर को मुनव्वर किया कि साहब हिंदुओं का कल्चर अलग है, मुसलमानों का अलग है, बट कहीं ये नहीं लिखा कि रिलीजन, यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन में रिलीजन का जिक्र ही नहीं है। तो चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो छोटा ग्रुप है, जैसे हमारे अलग मुख्तलिफ ग्रुप है ना, कोई वाली है, कोई आले तशी है, कुछ है, तो ये सब एक ग्रुप की फॉर्म में है ना। कोई भी अगर इलेक्शन जीत के आते हैं एक पार्टी की बेस के ऊपर, जैसे एमक्यूएम जीत के आई है, आप अपने लड़कों से डाल दो एक बिल कि भैया हमको एक अलग सूबा चाहिए, छोड़ दो कि आपकी मेजोरिटी हाउस नहीं चाहिए, आपकी सिंध नहीं चाहिए, पता चल जाएगा कि सूबा बन सकता है या नहीं बन सकता। 100% बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये मैं अपनी अल्ताफ भाई की उसके में भी समझा के मेरी कोई बात समझा ही नहीं ना, शायद इनके समझ में आ जाए। मेरा तो वो हाल है अब्दुल कलाम आजाद की तरह, कोई मेरी बात किसी के पल्ले ही नहीं पड़ती, मैं क्या करूं भाई। नहीं, आप मेरे साथ बैठ जाओ ना, लीगल आदमियों को बिठा लो चार, चलो लीगल पे भी बात करते हैं, आ जाओ। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जब आप कहो ना साहब सूबे बनाने के लिए, तो उसमें ये कहते हैं कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239 जो है ना सर, 239(4) वो अलाउ नहीं करता कि साहब आप जो है ना वो 3/4 ऑफ द मेजोरिटी हाउस की लाओ तो फिर आप सूबा बना सकते हैं। ठीक है सर, अब जरा गौर फरमाइए, ये है सर वो चैप्टर। ठीक है, चैप्टर पे क्या लिखा है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 239(4) a bill to amend the constitution which would have the effect of altering the limits of a province shall not be presented to the president for assent unless it has been passed by the provincial assembly of that province by the votes of not less than 2/3 of its total membership. ठीक है सर, अब यहाँ वो क्या? have the effect of altering the limits of a province। अब ये लिमिट ऑफ द प्रोविंस से क्या कर कह रहे हैं? वो बाउंड्री वॉल की बात हो रही है। अरे कभी आपने अपने घर में सुना है कि मेरी ये जो बाउंड्री वॉल है वो आप ये कहते हो ये बाउंड्रीज है, या आप लिमिट का लफ्ज इस्तेमाल करते हो कि मेरी घर की लिमिट यहाँ तक है? मेरी घर की लिमिट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखती है कि वजीर अगर के एक्सरसाइज करेगा पावर की तो उसकी लिमिट क्या है। ये लिमिट को आपने ज्योग्राफी के साथ कहाँ मान दिया भाई? अच्छा चलो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि साहब ये लिमिट का लफ्ज जो इस्तेमाल, लिमिट ऑफ द प्रोविंस के जो वजीर हैं, जो जिनको जो अख्तियार दिए हैं, उनकी किसकी क्या पावर है, उसकी लिमिटेशन क्या है। अब अगर मैं गलत हूँ और आप ये कह रहे हो कि साहब आर्टिकल 4 जो है इसका 239(4) का, कि साहब ये जोग्राफिकल बाउंड्री से तयन करता है प्रोविंस की। ठीक, तो इसी 239(4) का 6 पे आ जाओ, आर्टिकल 6 है। अब ये क्या कह रहा है? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट it is hereby declared that there is no limitation whatsoever on the power of the Majlis-e-Shura Parliament to amend any of the provision of the Constitution।
अब मुझे कोई इस आइन के अंदर कोई एक ऐसा आर्टिकल बता दो जो जोग्राफिया को भी रिप्रेजेंट करता हो और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी करता है। कोई एक आर्टिकल दिखा दो इसमें, ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कोई एक आर्टिकल दिखा दो मुझे इसमें। सही। तो भाईजान ये जो आप 239(4) का बात करते हो ना, ये पब्लिक को चूरन बेचना बंद करो, ठीक है। अच्छा फिर एक और बात बताऊं, अभी आपने देखा था इमरान खान ने अपने हजारा सूबे का बिल पास करा लिया, ठीक है, 2014 में क्या कराची के लिए सूबा पास करा तो नहीं मौत आती है ना, क्योंकि यहाँ महाजरों का इशू है ना सर। इसी तरीके से जब आपने देखा कि ये सराइकी सूबे की बात चली, जी तो सराइकी सूबा पंजाब असेंबली से भी पास हुआ, कौमी असेंबली से भी पास हुआ, सेनेट से भी पास हो गया, ठीक है ना। जब ये सब जगह से पास हो गया तो फिर इस सूबे को इन्फोर्स करने के लिए आपने कमीशन क्यों कायम किया? बुनियादी बात में क्या कह रहा हूँ, सही। तो कहने का मकसद मेरा क्या है कि ये सूबे बनाना कमीशन के अख्तियार में है। अच्छा, कमीशन किसके अख्तियार में? कमीशन होता है मलका के अख्तियार में। मुझे अब 40 साहब हैं। जी जी। मतलब जैसे मार्शल लॉ लगती है तो क्या लिखा है 1935 एक्ट में कि मलका क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चार्ज टेक ओवर करेगा। कौन करेगा? क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव। अब जब यहाँ क्राउन का टेक ओवर करता है तो कौन करता है? वो फौज का सरबरा। तो फौज का कमांडर इन चीफ किसका मुलाजिम है? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का, पाकिस्तान का मुलाजिम नहीं है। ऐसे इंडिया के साथ है, ऐसे बांग्लादेश के साथ है। इसीलिए कि जब वो आता है तो आते के साथ ही LFO आता है, क्या? लीगल फ्रेम ऑर्डर, राइट। वो कहते हैं PCO के तहत हल नहीं उठाए, तो अब उसके बाद दोबारा हल्फ लेते हैं। अब अगर आपकी मुल्क की फॉर्मेशन ओरिजिनल अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जगह स्टैंड करती है तो वो दोबारा आपको सारे जजों को क्यों हल्फ लगना पड़ता है भाई? तो इसका मतलब लीगल फ्रेम ऑर्डर लफ्ज क्या कह रहा है? लीगल फ्रेम ऑर्डर, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन से हट करके कोई और फ्रेम ऑर्डर है जो एक्चुअल जो मालिक का है। ये तो आपका है ना, ये तो आपका है, जो आपने बनाया है, आपकी कंपनी ने बनाया है। जो आपको फ्रेंचाइज मिली थी ना, ये उस फ्रेंचाइज ने बनाया। मगर जिसके पास डील है, जिसके पास मास्टर अथॉरिटी है, वो अपना फिर आइन ला करके इन्फोर्स करता है, जिसके तहत तमाम फिर जजेस जो है वो उसके बाद हल्फ उठाते हैं दोबारा से PCO के तहत, LFO के तहत। तो कहने का मकसद ये है कि भाईजान ये आपका सूबा बनने जा रहा है, बशर्ते हमारे जो माजरीन हैं वो अकल के नाखून लें। और देखें महाजन आपस के आरिफ सिद्दीकी साहब उलझे हुए, एक दूसरे से बहस और मुबाहिसा हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। सिर्फ महाजिर ही एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। यकीन करें कि मैं ऐसे ग्रुप्स में भी हूँ जिसमें आरिफ सिद्दीकी साहब, मादरत एक बात कह दूं, प्रोग्राम की तवज्जो से एक मैसेज भी दे दूं कि दूसरी कौमियतों के भी लोग हैं, वो बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। सिर्फ महाजिर ही बेवकूफ़ हैं, और मैंने जितने भी देखे वो ही आपस में बहस और मुबाहिसा कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन दूसरी कौमियत का तो आदमी कुछ भी नहीं कह रहा। जी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी देखिए ना, आप जो बात कर रहे हैं तस्वीर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप इस बात को ऐसे क्यों नहीं समझते कि ये महाजिर आपस में लड़ रहे हैं? अगर मैं ये कहूं कि जो दूसरी पॉलिटिकल या दूसरी जो कम्युनिटीज रह रही हैं उन्होंने पैसे देकर के, पीपल्स पार्टी वालों ने अगर पैसे देकर इनको खरीदा हो तो, या मुस्लिम लीग वालों ने खरीदा हो तो, भाई आपके ऊपर जो ऑपरेशन लागू हुआ 1992 में, जिनापुर का नक्शा दिखाया था ना। जी वो तो क्या दिखाते हैं, वो इम्तियाज साहब आए, उन्होंने कहा नहीं, साहब कुछ भी नहीं मिला। कि ऐसा कुछ नहीं आया ना आपके साथ सारी बात, नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं था। तो कहने का मकसद मेरा क्या है कि ये बात आई क्यों कि जिनापुर का नक्शा आया क्यों? तो क्या ये नक्शा आपने क्या मशीही पाकिस्तान के हवाले से नहीं जिक्र किया था? ये हमीदुर रहमान कमीशन क्या था? यही ड्रामा पहला था ना आपने मशीही पाकिस्तान में कि साहब ये अलहदा होना चाहते हैं, और उन्होंने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगा था, इसीलिए मैं आप उनका कुछ नहीं कर सके सर। सही, उन्होंने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगा था, इसलिए आप कुछ नहीं कर सके। जी आरिफ सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस कलील वक्त में आपने बड़ी इंफॉर्मेशन दी हमारे लिसनर को। इलेक्शन के हवाले से भी हमने बात की, उर्दू के हवाले से भी बात की। ये जो असम्बली में पाकिस्तान की सरकारी ज़बान जो है उर्दू है, वहाँ पर हल्फ लिया जा रहा है सिंधी में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, एक ज़बान नहीं नाफिज की जा रही। ये उर्दू से दुश्मनी है, ये मुल्क से दुश्मनी है। आरिफ सिद्दीकी साहब ने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आरिफ साहब आपको दोबारा रहमत देंगे अपने प्रोग्राम में। जी मेरा कहने का मकसद ये है कि ये खुद नेटिव लैंग्वेज को
अपनी जगह पे स्ट्रांग फुटिंग पे ला रहे हैं ना। तो हमें पता है कि जो देखें लीग ऑफ नेशन के चार्टर में वाज़ेह तौर से लिखा है कि जिस जगह पर हमको दो चीज़ों से इंटरेस्ट है, लीगल, उन्होंने कहा हमारी कॉलोनाइजेशन में क्या है, तो जो 1919 का एक्ट पास हुआ उस एक्ट का नाम है हाउ टू कीप आवर कॉलोनाइजेशन इंटैक्ट। ये है 1919 का एक्ट जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट किया, ध्यान में रखिएगा, अडॉप्ट, हम ये कहते हैं ये हमने बनाया, नो 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 नो, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आपने अडॉप्ट किया सर। ये लिखा हुआ पहले से तो आपको मिला है, आपने ले लिया है उसका। हाँ, आपको जो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें आप फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगा सकते, ये अख्तियार ही नहीं है आपका। तो अगर आपकी पार्लियामेंट में अख्तियार है तो कब मुझे फुल स्टॉप कॉमा लगा के दिखाए ना। तो ये आपने अडॉप्ट किया, आपको उसी का एज इट इज फॉलो करना होता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे, आप ये क्यों नहीं समझते मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को अपना इंटरेस्ट, भाई पीपल्स पार्टी की तो दिहाड़ी लगी हुई है ना। अब यहाँ पर जब वो गवर्नमेंट है उसकी, वो तो सारा पैसा जो रेवेन्यू में कलेक्ट कर रही है वो तो मौज मेला करके कल अपने पास घर ले जा रही है, कोई सिंध में थोड़ी लगा रही है कि सिंध के हारी को या गरीब आदमी को कोई फायदा हो उसका। अरबों रुपए की कहानी है, तो उसको 2 रोटी की रोटी नहीं है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो करो, आप उठा करके ये रेजोल्यूशन डालो, अपने से एमपीएस को बोलो भैया ये रेजोल्यूशन डालो कि हमको हमारा सूबा चाहिए, और सूबा जो है वो जुबान की बुनियाद पे चाहिए। क्यों कि तमाम सूबे जो है पाकिस्तान में जुबान की बुनियाद पे, या तो इन सूबों को भी जुबान से हटाओ और एडमिनिस्ट्रेटिव में लाओ, और नहीं तो हमारा भी जुबान की बुनियाद पे डालो आप उसमें। भाई फेल हो जाएगा ना, आप हो जाने दो, आप सिर्फ डाल करके और मेरे हवाले कर दो, फिर मैंने जानू और इंटरनेशनल कोर्ट जाना। सही, बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त मालूमात फराम की। आपको इसी तरह जहमत देते रहेंगे अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला और हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। हमने 2012 में भी तो यहाँ मुतालबा किया था सूबे का, वाशिंगटन डीसी में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अल्ताफ भाई साहब ने उस वक्त भी कहा था ना हम ये अनाउंस करने जा रहे हैं, हमने उस वक्त भी अपोजिशन उठाई थी, अल्ताफ हमने नहीं, हमने किया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की शिकागो में जाकर, वो अपना वाशिंगटन डीसी में, और हमने सूबे का मुतालबा किया था। मैं आज ये कहता हूँ माजरत है, चलते चलते एक सवाल भी कर लेते हैं कि एमकेएम ने कभी कोटा सिस्टम खत्म करवाया? हमारे प्रोग्राम में बाबर गौरी साहब आए थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा 2013 में एमकेएम ने कोटा सिस्टम खत्म करवा दिया था। क्या ऐसा हुआ था कुछ अरसे के लिए या कुछ मुद्दत के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? देखिए वो इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त मैं वहाँ था तो मैं इस कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। अरे आप कमेटी के मेंबर थे उसके? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो हाँ, गई। वो असल में जब वो इशू चला तो अल्ताफ भाई ने 2000 गालिबन 1997 की बात है, 97-98, तो उसमें एक्चुअली जो इन्होंने कोटा सिस्टम की जो नोटिफिकेशन निकाला ना, तो हमारी जो टीम थी लीगल, उसने कहा कि साहब ये एन अदर एरियाज जो है वो इसको निकाल देंगे, तो ये कोटा सिस्टम जरा एन अदर एरियाज जो है, जरा ये भी जरा लोगों को पता नहीं होता बहुत, ये भी जरा एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिए। तो उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि अर्बन एरियाज ऑफ सिंध एंड अदर एरियाज ऑफ पाकिस्तान। जी जी। तो मैंने फिर बताया कि भाई ये अदर एरियाज जो हैं ये कश्मीर और फाटा वगैरह एरिया को कवर करता है। तो ये फाटा वगैरह को इस चक्कर में हमारे साथ एनेक्स किया है, एक्चुअली खेल रहे हैं उनकी पिच पे, और छुरी डाली है हमारे कंधे पे। खैर वो जिया साहब के दौर में एक्सटेंड हुआ। मजे की बात यह है कि जब भी ये 20-20 साल के लिए एक्सटेंड हुआ ना, हमेशा जमात इस्लामी के दौर में हुआ। अब ये इमरान खान साहब ने तो मैंने कहा ना जमात इस्लामी और पीटीआई एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो ये तो कभी महाजरों के लिए कुछ करें, ये तो वली खान ने इतनी प्यारी बात कही है कि अगर तुमको ये देखना है कि क्या हो रहा है मुल्क में, तो ये देखो जमात इस्लामी किस तरफ जा रही है। कहना जमात इस्लामी जो कह रही है ना उसके रिवर्स में चलो बस, जो कुछ बहुत प्यारी बात। तो ये एक बात वही थोड़ी सी है कि एमकेएम ने कभी खत्म करवाया था, नहीं करवाया था, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बता दिए। करवा सकते हैं? नहीं, उसका ये था कि जब वो असेंबली से अप्रूव हुआ था ना, तो पहले उसको 10 साल के लिए किया, फिर 10 साल के लिए, फिर 20 साल के लिए। तो वो जो 20 साल का टाइम पीरियड था वो 2013 में एक्सपायर हो गया। ओह अच्छा, सही, समझ रहे? सही। मगर उसको ये अभी तक चला रहे हैं। अभी इमरान खान ने आन करके अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक कर दिया। तो ये तो हमारे पास बहुत बेहतरीन टूल है कि आप एक कम्युनिटी के साथ जो है ना, वो क्योंकि आप अक्सरियत में हो, आइन साजी करते हो हमारे खिलाफ,
मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक ये सुबह की रेजोल्यूशन भाईजान जो कोई भी है ना, ये रेजोल्यूशन डालो सिंध असेंबली में, अपने एमपीएस को बोलो इसको पास, तुम अपने पास से पास कर दो। हमको सिंध के हाउस के पास होने की जरूरत नहीं है जी। बस ये अपने पास से करके तुम्हारे टोटल एमपीएस से करा के और वो भेज दो मुझे, तुमसे नहीं होता मुझे भेज दो बस। ठीक, बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब, आपको इसी तरह जहमत देंगे। अल्लाह हाफिज, सलामत रहें। बस दुआ में याद रखना, कोई भी बात और नहीं। अपनी हिफाजत बहुत करिए आप ना, क्योंकि जिनके पास नॉलेज होती है उन पर ज्यादा नजर होती है, अपनी बहुत ज्यादा हिफाजत अपनी नहीं बहुत नहीं, करिए। अल्लाह के फल से मेरे पास एपीएम के खासे साथी मौजूद हैं जो जी। ठीक ठाक समझते हैं। जी मैं तो भूल सकता हूँ, भूल जाऊं, मगर वो चलो ठीक है, क्योंकि जी जी मैं बस इशारतन बहुत कुछ कह देता हूँ, लोग बाद में कहते हैं यार ये जो आपने बात की थी, मैं समझने वाले सब समझ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ काम यह बात समझ ले कि ये फौज जो है ना, ये फौज आपकी नहीं है, आपकी मुलाजिम नहीं है, ये मलका बरतानिया की मुलाजिम है। रॉयल आर्मी की फौज थी ना, एयरफोर्स भी ऐसी था, नेवी भी ऐसी थी। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते? अब आप ये कहते हो हमारे यहाँ फौज क्यों आ जाती है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं आती? तो भाईजान उठा करके थोड़ा सा रिसर्च कर लो। हिंदुस्तान को जो डोमिनियन स्टेटस मिला था, यानी उसने जो जगह किराए पे ली थी, वो थ्रू स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर ली थी। यानी लीज पे देने के या ट्रीटीज के जो तरीके हैं, उसने उन तरीकों को फॉलो किया था और उसके तहत जो लीगल बाइंडिंग थी उनको जोड़ करके उसने लिया। हमारे साथ क्या हुआ, हमने लिया थ्रू बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन। तो हमें जो डोमिनियन स्टेटस मिला थ्रू बेल्फोर्ड। अब बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन क्या भाईजान, जो मलका ने कह दिया, जो उसके मुंह से निकल गया वो हुक्म है। सही, ये है बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन, यानी लिखा हुआ नहीं है, जो उसने कह दिया वो हुक्म है। अब इसका सबूत चाहिए आपको, तो मौलवी तमीजुद्दीन का केस उठाओ, जो आपका पहला केस असेंबली जब खत्म हुई, उसका जजमेंट पढ़ लो आप। उसके लास्ट पैरा में क्या लिखा, वो उसमें लिख रहा है कि साहब आपके 56 के आइन के तहत, ये जो आपका आइन है उसके तहत प्रोविजन नहीं है 47 के एक्ट के तहत, मगर मलका को अख्तियार है, मलका का प्रेरोगेटिव है कि वो खत्म कर सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तो फेडरल सलामत कोर्ट रहे। का जजमेंट पढ़ लो ना भाईजान, मैं जी थोड़ी कह रहा हूँ, ठीक है, कागज बहुत बोला। शुक्रिया, अल्लाह आरिफ हाफ़िज़। सिद्दीकी कुछ नहीं बोलता सर, आरिफ सिद्दीकी सिर्फ जो कागज है ना, वो आरिफ सिद्दीकी के कागज बोलते हैं। मैं अपने पास से, मेरे लिए हर इंसान अजीब है, हर एक की मैं इज्जत करता हूँ, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है। कोई अमीर है तो अपने घर के लिए होगा, गरीब है तो अपने घर, मेरे लिए वो इंसान है। That's it। जी, और बहुत मैं शुक्रिया। उसकी वही कदर बहुत करता प्यारी हूँ। बात की आपने, बहुत ज़बरदस्त बात की, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में आरिफ सिद्दीकी साहब थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उनकी बातें जो थी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। नाज़रीन, जो तलबा हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाना चाहते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि जब आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, मालूमात ही नहीं होगी, तो बस आप ऐसे ही बस बातें करते रहेंगे, ड्राइंग रूम की या फुटपाथ की सियासत करते रहेंगे। थोड़ी बात करें, टेबल टॉक करें। और ये जो मैं बार बार अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात कहता हूँ कि खुदा के वास्ते अपनी दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, मोहल्लेदारियाँ और जो लोग काबिल एहतराम होते हैं, सिर्फ ये सियासी नुमाइंदीन के लिए ना ख़राब ना करें। ये आपके दुख दर्द में नहीं आएंगे, ये आप ही के लोग आएंगे। तो प्लीज़ इनसे ज़रा बहस और मुबाहिसा करने से गुरेज करें। जहाँ देख रहे हैं कोई हीट पैदा हो, किनारा कशी इख्तियार करें। और आपको भी मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, उनका एक खुसूसी ऐड दिखाते हैं, आपको शायरी भी सुनाएंगे, आपको एक मनकबत भी सुनाएंगे यशवीन अजमल शेख साहिबा की आवाज़ में, बड़ी खूबसूरत मनकबत सुनिएगा। और अभी आपको हम हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, उनका ऐड देखिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आपका अपना प्रोग्राम है जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa,
and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल COVID-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल उनका ऐड देखा, उनके पास जाइए। अभी रमज़ान बिल्कुल आमद करीब है और अगर आपको उम्रे पे जाना है, पाकिस्तान जाना है, बच्चों को ईद का जो मज़ा आता है ये बकरा ईद और ईद पर ही आता है, तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। हज के पैकेजेस के लिए इनसे कांटेक्ट कीजिए। बेहतरीन सफरी दस्तावेज़ात के साथ आपका पूरा ख्याल रखते हैं, इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अच्छे अच्छे इनके पास पैकेजेस हैं और जो लोग उम्रे और हज पे जाना चाह रहे हैं अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें अब चलने फिरने की, क्योंकि मुशक्क़त बहुत होती है। तो प्लीज़, और एजाज साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी रमज़ान से पहले भी कुछ शादियां होती हैं और उनके बाद भी जब रमज़ान ख़त्म हो जाते हैं, ईद के फ़ौरन बाद शादियां होती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अगर आपको साउंड सिस्टम, लाइटिंग और कोई आर्टिस्ट की ज़रूरत है तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। नाज़रीन, आपको परवेज़ अनवर वदावन साहब की आवाज़ में खूबसूरत सी शायरी सुनाते हैं। इसके बाद यशफीन अजमल साहिबा की आवाज़ में आपको खूबसूरत सी मनकबत भी सुनाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो USA। सुनिए परवेज़ अनवर वदावन साहब की आवाज़ में खूबसूरत सी शायरी। आज उनकी आपको हम वीडियो दिखाते हैं, आज देखिए। दिलदार बना के तेनू प्यार करसा, दिलदार बना के तेनू प्यार करसा, तू जान मंगे ते निसार करसा, तू जान मंगे ते निसार करसा, तेनू फुल बना के मैं रखसा, तेनू फुल बना के मैं रखसा, कंडिया तो भी तेनू दूर रखसा, कंडिया तो भी तेनू दूर रखसा, मैं पत्थरां नूं भी तोड़ लैसा, मैं पत्थरां नूं भी तोड़ लैसा, तू रुस जावे ते हथ जोड़ लैसा, तू रुस जावे ते हथ जोड़ लैसा, मैं मरसा ना तेरे आवन ताईं, मैं मरसा ना तेरे आवन ताईं, मेरी अखियां तेनू उड़ीक दियां। तो नाज़रीन, आपने ये खूबसूरत सी शायरी सुनी परवेज़ अनवर वदावन साहब की। आइए आपको एक खूबसूरत सी मनकबत सुनाते हैं यशफीन अजमल शेख की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज़ है, बेहतरीन उनका अंदाज़ बयान है और देखिए आपको यकीनन पसंद आएगी उनकी मनकबत। गर दिल में कदूवत है वली बिन वली की, कांटा है तो गुलशन में ना कर बात कली की, दोज़ख तेरी मंजिल है उसी सिमत सफर कर, जन्नत तो है जागीर हुसैन बिन अली की। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मुईनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। यजीदियत को
पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। न पूछ कैसे कोई शाह मशरिक़ैन बना, बशर का नाज नबूवत का नूरैन बना। अली का खून लुआ बेरसूल शीर बतू, मिले हैं जब ये अनाज़े तो फिर हुसैन बना। पता चलेगा क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है। जहां में हर लिहाज से हुसैन में मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। नबी हसीन से कांधे सजाए फिरते हैं, रसूल अपना ही बचपन उठाए फिरते हैं। हुसैन नाम है रब की करम नवाजी का, यजीद मर गया लेकिन हुसैन जिंदा है। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। क़ज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, अज़ाब से हिसाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन तेरा पेशवा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमात के 30 साल। Call 877-508-1927 और visit pleasanttravel.com। जी नादरीन, सॉरी मादत खां, थोड़ी सी आवाज़ में डिफ़िकल्टी हुई थी। यशवी नजवन शेख की आपने आवाज़ में खूबसूरत सी मनकबत सुनी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। नाजरीन, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल, उनके पास ज़रूर जाइए। इसके अलावा बहुत देर से कॉलर्स भी कॉल कर रहे थे। एक कॉल हम आपके दरमियान में कॉलर से बात करते हैं। सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब TV शिकागो। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं आप? ऑन एयर हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अहमद खान बात कर रहा हूँ जी। डॉक्टर अभी मैं आरिफ सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, तो उसमें 2-3 सवाल उनके अहम थे। उन्होंने जब बताया कि जी मार्च में सैनेट के इजलास के बाद, सैनेट के इलेक्शन के बाद जो है वो कुछ रिफॉर्मेशन होगी रियासती सिस्टम में, तो मेरा सवाल सबसे पहले ये था कि एक तो ये पता चले कि उस वक्त हुकूमती ढांचा क्या होगा,
हुकूमत को हेड कौन करेगा, रियासत को हेड कौन करेगा। और दूसरा फिर उन्होंने 9 सूबों की बात की, तो मैं उस 9 सूबों की फॉर्मेशन भी चाह रहा था कि उसकी जोग्राफियाई हैसियत जो है वो किस हैसियत से तकसीम किए जाएंगे, और वो 9 सूबे जो है वो किस किस को रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी अगर तफसील वो 2-3 मिनट में बता देते ना, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। और साथ में ये भी कि ये इन 9 सूबों के कयाम तक का दौरानिया कब तक कंप्लीट होगा, इस सेटअप में रहते हुए, जो सेटअप ये नया हुकूमती ढांचे के तौर पे बनेगा। जी जी। ये मेरे 2-3 सवाल ये थे। मैं सवाल आपका उनको भेज दूंगा इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, जब भी आरिफ सिद्दीकी साहब आएंगे, या मैं अपने प्रोग्राम में उनसे पूछ के आपका ये सवाल ज़रूर कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर अनस थे कॉलर, उन्होंने सवाल किया आरिफ सिद्दीकी साहब से, तो यकीनन आपको जवाब भी देंगे। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।